नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि सलमान रश्दी, जो कि एक राइटर हैं, उनके ऊपर अटैक हो गया उनके लेक्चर डिलीवर करने के दौरान। वो लेक्चर शुरू भी नहीं किया था एक्चुअली, वो डिलीवर करने न्यूयॉर्क के एक इंस्टीट्यूट में गए थे, जहाँ पर उनके ऊपर ये अटैक हुआ। आप ये देखेंगे, प्रिंट का आर्टिकल है। ऑथर सलमान रश्दी अटैक्ड ऑन स्टेज व्हाइल गेटिंग रेडी टू डिलीवर लेक्चर इन न्यूयॉर्क। ये एक इंस्टीट्यूट में गए थे जहाँ पर ये स्पीच अपनी देने ही वाले थे, बैठे हुए थे और तभी एक भीड़ में से एक आदमी आया, एक लड़का आया और उसने इनके ऊपर लगातार चाकुओं से हमला कर दिया। जो आई विटनेस थे उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 10 से 15 बार इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ, इनकी छाती पर, पेट में और आँखों पर, गर्दन पर। और जिसकी वजह से अब ये हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, अभी फ़िलहाल वेंटिलेटर के ऊपर हैं और डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनकी आँख जो है, एक आँख से ये ना देख पाएँ, इतना गहरे इनके ऊपर घाव हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ मतलब वायरल हुई, ये जानकारी में आया कि इनके ऊपर एक अटैक हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड लीडर, मीडिया, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब ने इस हमले की कड़ी निंदा की, इसको कंडेम्ड किया और आर्टिकल छपने शुरू हो गए। मीडिया इसको बहुत ही तेज़ी से कवर करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे जितने भी आर्टिकल्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हों या नेशनल हों, हमारे देश के हों, सबने इसको कवर किया बहुत ज़्यादा। और चैंपियन ऑफ फ्री स्पीच बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं, उन्होंने बोरिस जॉनसन जो अभी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आगे वो नहीं रहेंगे, जो इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी फाइनल अनाउंसमेंट होगी उसके बाद, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हैं। उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने और उनके साथ ही काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस हमले की निंदा की। और इमैनुअल मैक्रोन ने तो यहाँ तक कह दिया, इसको कंडेम्ड करते हुए, कि हीज़ फाइट इज़ आवर फाइट, और हम उनके साथ हैं पूरी तरह से, उनको हम इस फाइट में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और काफ़ी एक कड़ा रुख इन्होंने जो है इख्तियार किया है इस हमले की निंदा करते हुए। उसके बाद जेके रोलिंग्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है कि भई ये बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज़ है और मैं बहुत सिक फ़ील कर रही हूँ। और इंडियन लीडर्स जो हैं, यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो गवर्नमेंट के अंदर है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है इसके खिलाफ या इसकी निंदा करते हुए, लेकिन ऑपोजिशंस के कुछ नेता हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। और जिसमें सबसे पहले हैं शशि थरूर। इन्होंने कहा कि ये सैड डे है और ये और भी ज़्यादा बुरा होगा अगर क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उसको फ्री और ओपन ना रखा जाए। अगर एक डर के साए में रहेगा कोई भी क्रिएटिव इंसान कि वो क्या बोले, क्या ना बोले, उसके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए, तो ये बहुत ही दुःख की बात है। इन्होंने ये अपने ट्विटर पे लिखा। उसके बाद जो तस्लीमा नसरीन हैं, ये भी एक ऑथर हैं, राइटर हैं, इन्होंने भी इस हमले की कड़ी निंदा की अपने ट्विटर के ज़रिए। कि इन्होंने ये कहा कि जो भी कोई इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता है, उसके साथ ऐसा होता है और उसके ऊपर ऐसे अटैक्स होते हैं, उसमें फ्रीडम नहीं है, उसके वो खिलाफ फतवा इश्यू हो जाता है। और इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो इनके ऊपर अटैक हुआ है सलमान रश्दी के ऊपर, ये एक इन्होंने बुक लिखी थी 1988 में, आज से तकरीबन 32 या 33 साल पहले। उसकी वजह से हुआ है और किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर कि 32 या 33 साल पहले लिखी हुई किसी किताब की वजह से, चाहे आप उससे सहमत हों या ना हों, आपको वो बुरी लगे, लेकिन इतना लंबा इंतज़ार या इतने लंबे समय के बाद उनके ऊपर अटैक होना, ये बहुत ही चिंता का और बड़े ही दुःख का विषय है। और जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम्ड किया। जावेद अख्तर जो हैं, उन्होंने लिखा कि ये एक बार्बरिक अटैक था और उन्होंने डिमांड की कि भई सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आप बात ये सोचिए कि जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, तो सब लोगों ने, जितने भी लोग आज सलमान रश्दी को डिफेंड कर रहे हैं, उस वक़्त उन्होंने नुपुर शर्मा को अटैक किया था और बोला था कि भई इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उस वक़्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के जितने भी यू नो जो उसका उसकी साइड लेते हैं, वो उस वक़्त उन लोगों ने नुपुर शर्मा के साथ खड़े नहीं हुए या उनकी साइड नहीं ली। और हालाँकि नुपुर शर्मा ने, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो बोला वो सही बोला था, उन्होंने भी अपनी गलती की थी और उस गलती की उन्होंने माफ़ी भी माँगी। लेकिन वही सेम चीज़ जो इनके साथ हुई, आप सोचिए 30-32 साल के बाद अगर सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो क्या उन नुपुर के ऊपर अटैक नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार आप रिलीजियस सेंटिमेंट सेंटिमेंट हर्ट कर दें, तो
कुछ नहीं पता होता कि कब आपके ऊपर कहाँ से हमला हो जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये तब हुई इस हमले की, जो आप निंदा करने वालों की अगर लिस्ट देखेंगे, तो यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो ग्यूटर्स, उन्होंने भी इसके ऊपर शोक जताया, दुख जताया और इस हमले की निंदा की। और जितने भी राइटर्स हैं, राइटर्स फ्रेटर्निटी है या सेलिब्रिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया में हो या इंटरनेशनल हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं पे भी हो, जो भी राइटिंग से रिलेटेड है या जो क्रिएटिव काम करते हैं, उन सब ने इसकी निंदा की कि ये एक बहुत ही गलत मैसेज दिया जा रहा है। जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल किसी हाल में नहीं होना चाहिए था, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईरानियन मीडिया है, उसने कंडेम्ड करने की बजाय जिस जिस इंसान ने इनके ऊपर अटैक किया सलमान रश्दी के ऊपर, उसकी तारीफ की अपने न्यूज़पेपर में, मेल ऑनलाइन न्यूज़ में आप देखेंगे कि जो ईरान स्टेट का मीडिया है वो इसको करेजियस और ड्यूटी कॉन्शियस मैन बता रहा है इस लड़के को। और उन्होंने कहा कि उसके तो हाथों को चूमना चाहिए कि उसने एक जो गॉड हैं उस उनकी इंसल्ट करने वाले को सजा दी। तो अब ये सारा जो माजरा है वो क्या है, क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी जिसको शायद जो लोग इनका विरोध करते हैं उसमें से शायद 90% लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रिलीजन को टारगेट कर रही है या ये हमारे इस्लाम को टारगेट कर रही है, तो उन लोगों ने उन 10% लोगों की बात पे विश्वास करके बिना इसको पढ़े जाने कि ये एक फिक्शन है, रियलिटी है, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया उन्होंने और सीधा इनके ऊपर जो है इनका बॉयकॉट, इनका विरोध, इनके लिए फतवे जारी हो गए ईरान में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या स्टोरी थी, लेकिन सिर्फ एक बुक लिखने की वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल ये वेंटिलेटर पे हैं जैसे मैंने आपसे कहा था, और जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं वो ये है कि हो सकता है इनकी एक आंख जो है वो चली जाए, ये ना देख पाए। और जिस इंसान ने इनके ऊपर हमला किया उसका नाम हदी मतर था, और ऐसा इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया सामने कि उसके पास इवेंट के पासेस थे, मतलब उसके पास इवेंट की एक्सेस ऑलरेडी थी। और उसको उसकी पहचान हो चुकी है उस इंसान की, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उससे जब पूछा गया तो उसने बड़ी प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने किया है और मेरे को कोई अफसोस नहीं है। तो आखिर ये लड़का है कौन 24 साल का जो जिसने सलमान रश्दी के ऊपर अटैक किया? तो जब इसमें छानबीन हुई तो ये पता चला कि ये न्यू जर्सी में रहता है और इस इसको कंफर्म हो गया, अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा कि हाँ इसी ने ये हमला किया था, क्योंकि आई विटनेस भी वहां पर मौजूद थे, तो कोई शक की गुंजाइश रह नहीं गई थी। अब इससे एक ईरान का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो स्टोरी क्या है कि जिस वक्त सलमान रश्दी ने ये किताब लिखी थी तो उनके ऊपर फतवा जारी हो गया था उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, ईरानियन गवर्नमेंट, उसके द्वारा। और अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज हदी मतर सपोर्टेड द ईरानियन गवर्नमेंट, जिसने डिमांड किया था कि सलमान रश्दी का एग्जीक्यूशन कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जिस गवर्नमेंट में ये बोला गया था वो ये लड़का उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, और इसने पिक्चर भी पोस्ट की थी फेसबुक पर। जो अयातुल्लाह खमाइनी था उसकी, वो उस वक्त के ईरान के लीडर थे। और उसके बाद एक वीडियो भी, काफ़ी सारी पोस्ट भी शेयर हुई उनके साथ, क्योंकि उन्हीं की तरफ से फतवा जारी किया था। इनकी जो बुक थी द सैतानिक वर्सेस, अगर हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट करें तो शैतानी आयतें कहा जाएगा। तो वो किताब लिखी थी, उसके ऊपर ईरानियन गवर्नमेंट के जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। इसमें जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब की के बारे में कुछ बोला गया है, और इसको ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको हम खत्म कर देंगे। जो खत्म करेगा उसको कुछ मिलियंस में, आई डोंट नो, अवार्ड रखा गया था। उसके बाद जो एक्सट्रीमिज्म कनेक्शन है इसका, मतलब कट्टरवाद अगर आप कहें, तो अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ मैटर्स सोशल मीडिया, इसकी सोशल मीडिया की एक एनालिसिस हुई, और जो जिसने की, उन्होंने ये कहा कि शिया एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करता है और जो गोल है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड का उसको सपोर्ट करता है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जब इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन ये पाया गया कि 2020 में जो पिक्चर थी ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी की, वो इसके सेल फोन के मैसेजिंग ऐप में पाई गई थी। तो अभी जांच चल रही है
कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या निकल सकती है तो पता चले, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को तो ये बहुत ही गलत, और एक तरीके से मैं कहूँगा काफ़ी सारे लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, कायराना हरकत बोल रहे हैं कि भई ये एक बहुत ही जो है कायरो वाली चीज़ थी कि आप किसी के ऊपर अटैक करें, जब वो इंसान बिल्कुल निहत्था बैठा हुआ है और बिना बुक को पढ़े, बिना उसकी साइड की स्टोरी सुने। हर सिक्के के, कहते हैं ना, कहावत है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सिर्फ़ एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलुओं को देखकर डिसीज़न लेना चाहिए, और डिसीज़न लेने वाले हम आम इंसान अगर अपने हाथ में कानून लेने लगे, तो आप सोचिए कि फिर कानून की एक्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं सलमान रश्दी के अर्ली लाइफ के बारे में और इन्होंने क्या-क्या काम किया उसके बारे में। तो ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं, इनको कहा जाता है, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के इनको माना जाता है, और इनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 19 जून 1947 को, यानी कि आज़ादी से कुछ वक़्त 2 महीने पहले, और न्यूयॉर्क में रह रहे थे पिछले 20 सालों से, और यूएस सिटीज़नशिप इनको 2020 में मिली थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, जहाँ पर इन्हें एमए डिग्री और इन हिस्ट्री 1968 में इन्होंने कंप्लीट किया। 1975 में इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा था ग्रिमस, जो पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये सुर्खियों में आए, लाइमलाइट में आए 1981 में, जब इन्होंने अपना सेकंड नॉवल लिखा मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जो रिलीज हुआ, और उसके रिलीज होने के बाद वो एक ब्लॉकबस्टर सेलिंग नॉवल था उस टाइम का, बेस्ट सेलिंग नॉवल बना वो। और उसके बाद 2008 में उसको बुकर ऑफ बुकर्स के नाम से इनको अवार्ड भी मिला, जब पब्लिक वोट हुआ, और इन उसमें इन्होंने जीता बुकर विनिंग नॉवल इन 40 इयर्स ऑफ द अवार्ड। तो 1988 में इन्होंने अपनी तीसरी बुक लिखी, द सैटानिक वर्सेस, जो रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में आ गई। सबसे पहले उसमें बैन लगा था इंडिया में, उस वक्त राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जब जो मुस्लिम ग्रुप्स थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, या मुस्लिम ग्रुप्स के जो उनके सपोर्टर्स थे, क्योंकि उस वक्त वो फुल मेजोरिटी में थे, 400 प्लस सीटें थी उनके पास, तो उन्होंने सिर्फ इस वजह से, क्योंकि लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि इस पे बैन लगाया जाए, उन्होंने इसके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। और उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला तक में इस बुक के ऊपर बैन लग गया। यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव कि जिन लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया अदर लैंग्वेजेस में, करने की कोशिश करी हिंदी में या अलग लैंग्वेजेस में, और जो पब्लिकेशन हाउस थे उनको भी मार दिया गया, उनको भी टारगेट किया गया था उस वक्त पर। और जब फतवा वगैरह इनके ऊपर फिर इशू हो गया ईरान की गवर्नमेंट से कि भाई इन्होंने इस नॉवल के अंदर जो है डिसरिस्पेक्ट किया है रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन को। और 2009 में, लेकिन उसके बाद में वो सरकार जब चेंज हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो पिछली सरकार ने जो भी स्टेटमेंट दिया था, हम उससे कोई मतलब नहीं रखते, और ऐसा माना जाने लगा कि अब शायद इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन 2009 में ईरान की गवर्नमेंट जो दोबारा जब चेंज हुई, तो उन्होंने कहा कि जो फतवा है वो अभी भी वैलिड है। और जब ये सारी खबरें उड़ने लगी तो फिर ये अंडरग्राउंड हो गए, और एक दूसरे नाम से, जोसेफ एंटोन के नाम से रहने लगे, क्योंकि इनको ये बोला गया कि भाई अगर आप सेम नेम से रहोगे सलमान रश्दी, तो कहीं भी जाओगे, होटल में जाओगे, घूमने जाओगे, फ्लाइट में जाओगे, कहीं भी आप स्टे करोगे, आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील रहेगी लोगों में, और पता चल जाएगा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपने क्या किया है, तो आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। फिर इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, अंडरग्राउंड हो गए, यहाँ से चले गए, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से भी दूर रहे, इनको बता नहीं पाते थे कि भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हर वक्त जहाँ भी जाते थे तो इनके साथ बॉडीगार्ड्स रहते थे। काफी लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। 1990 में इन्होंने एक न्यूज वीक के अंदर एक ऐसे पब्लिश किया रश्दी ने, इन गुड फेथ, जिसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मैंने नॉवल में क्या लिखा है, और उसको डिफेंड करने की कोशिश की। 1993 में सलमान रश्दी ने पार्टिसिपेट किया फाउंडिंग द इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ राइटर्स एम्ड एट, जिस एक इन्होंने इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ राइटर्स को गठन किया, जो कि राइटर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन 2003 में उसको डिसॉल्व भी कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने शालीमार द क्लाउन एक नॉवल लिखा जो पब्लिश हुआ, जिसमें अलग अलग नैरेटिव थ्रेड्स थे, कश्मीर के अराउंड ये पूरी स्टोरी थी। और 2007 में इनको क्वीन एलिजाबेथ टू से भी जो है इनको नाइटेड किया गया, सम्मानित किया गया, लेकिन उसके विरोध में काफी मुस्लिम प्रोटेस्ट हुआ था, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नोटेबली प्रोटेस्ट हुए थे। 2012 में पब्लिकेशन ऑफ हिज मेमोयर जोसेफ एंटोन, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी थी कि भाई जब ये जोसेफ एंटोन के नाम से रह रहे थे, तो इनके ऊपर किस परिस्थितियों से ये गुजरे, क्या इनके साथ हुआ, इतने वक्त तक ये अंडरग्राउंड रहे। 2015 में उसके बाद ये 2 years 8 months and 28 nights इनका रिलीज हुआ अगला नॉवल।
2020 में इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज फॉर क्विचोट, अ मॉडर्न वर्जन ऑफ द सर्वेंट्स क्लासिक। तो ये इनकी पूरी जीवनी रही। इसके बाद जब इन्होंने भी सोचा कि भई अब इतना अरसा हो गया है, ऐसा कुछ होगा नहीं, अटैक नहीं होगा, तो मैं थोड़ी सिक्योरिटी अपनी कम कर देता हूँ। इन्होंने गवर्नमेंट से कहा जो यूएस की थी कि भई अब इतनी मेरे को ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी की, आप इसको विथड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही सिक्योरिटी विथड्रॉ हुई, ये एक लेक्चर देने गए और वहाँ पर इनके ऊपर हमला हो गया। तो बहरहाल अब अभी तो यही अपडेट है कि भई हमला हुआ, वेंटिलेटर पर हैं। अब आगे इसमें क्या अपडेट होती है, इसके बारे में मैं वीडियो आपको बना के ज़रूर पेश करता रहूँगा आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल ये एक अपडेट वीडियो थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भई क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी थी, क्यों हुई, रीज़न क्या था उसका, कौन-सी बुक थी जो इन्होंने लिखी जिसकी वज़ह से इनके ऊपर ये अटैक हुआ, कितना पुराना मामला था। सारी कुछ चीज़ें और सारा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके अगर कोई सुझाव हैं, विचार हैं इस घटना के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक अगली करंट अफेयर की और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।